नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के द्वारा की गई पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। जी हाँ, ठीक यही रिएक्शन आया है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, जब पाकिस्तान ने, आप सभी को पता होगा, 4 अगस्त को अपना एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है। और इस मैप को पाकिस्तान ने बोला है कि सभी स्कूल्स में इंटरनेशनली यही मैप अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इनसाइड आईएएस के नोट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं हम इन्हीं नोट्स की। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आज के टॉपिक में। तो पाकिस्तान के अगर न्यू मैप की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने नया पॉलिटिकल मैप अनवील किया है जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंदर इंक्लूड करता है। इसी के साथ ही लद्दाख को अपना हिस्सा बताता है, पूरा का पूरा सरक्रीक को अपना हिस्सा बताता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जूनागढ़ को भी ये अपना हिस्सा बताता है। तो एक बार अगर इसी मैप पे नजर डाल ली जाए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है पाकिस्तान के द्वारा रिलीज किया गया नया मैप। इस मैप में आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है पाकिस्तान ने अपने अंडर में कर लिया है। एक बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, वो ये है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे प्रॉपर बाउंड्री नहीं बनाई है, यानी बाउंड्री को यहाँ पे मार्क नहीं किया है। इसका रीजन ये है कि यहाँ से शुरू हो जाती है चाइना की टेरिटरी। चाइना के साथ किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पे कोई क्लियर कट बाउंड्री ड्रॉ नहीं की है। तो सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने अपने मैप में ऐड कर लिया है। दूसरी बात, लद्दाख को भी पाकिस्तान ने अपना ही हिस्सा बताया है। तीसरी बात यह है कि सर क्रीक, दोस्तों सर क्रीक को पाकिस्तान ने अपने अंडर में इंक्लूड किया है। और इसी के साथ ही जूनागढ़ जो गुजरात का हिस्सा है, इसको भी पाकिस्तान ने अपना ही बताया है। तो अब अगर इसके कंटेंट पे चलते हैं तो सबसे पहली बात दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि द न्यू मैप रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, यानी लोगों की इच्छाओं को दर्शाता है ये नया मैप। इस मैप को लेकर इंडिया का रिस्पॉन्स क्या आया है, तो बहुत कड़े शब्दों में इंडिया ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। रिस्पॉन्स ये है दोस्तों कि इंडिया ने सीधा डिसमिस कर दिया है इस मैप को और बोला गया है कि ये एक्सरसाइज इन एब्सर्डिटी है, यानी पाकिस्तान के द्वारा ये एक पॉलिटिकल एब्सर्डिटी है। इसने अनटेनेबल क्लेम्स किए हैं, यानी इन क्लेम्स की कोई वैधता नहीं है। इतना ही नहीं, लीगली वैलिडिटी कोई नहीं है इन क्लेम्स की। इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी इन क्लेम्स की नहीं है। तो यानी कि इंडिया के द्वारा साफ साफ ये कहना है कि पाकिस्तान ने हवा में अपने ये क्लेम कर दिए हैं। एक और बात ये है कि ये जो रिएक्शन आया इंडिया की तरफ से, इसमें एक और बात ये कही गई है कि द रिलीज ऑफ द न्यू मैप कंफर्म्स पाकिस्तान ऑब्सेशन विद टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट सपोर्टिंग बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो दोस्तों आप ये देख सकते होंगे कि इंडिया ने कितने कड़े शब्दों में पाकिस्तान की इस नए पॉलिटिकल मैप की अवहेलना की है। अब अगर इसकी टाइमिंग्स की बात की जाए तो ये जो नया मैप रिलीज किया है इसकी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। आप सभी को याद होगा 2019 में इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को, पूरा का पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडिया का ही हिस्सा बताया था अगस्त 5 को। तो इस हिस्टोरिक डे से एक दिन पहले पाकिस्तान ने ये मैप रिलीज किया है, यानी 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने ये मैप रिलीज किया है। ठीक है, अगस्त 5 को जब ये डिसीजन लिया गया था तो इसमें रोल बैक कर दिया गया था स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। इसी के साथ ही बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, तो यानी कि जम्मू एंड कश्मीर अब पूरी तरीके से भारत का ही हिस्सा है। पीओके नहीं मानता भारत ये कहता है कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो भी भारत का ही अभिन्न अंग है और हम इसको लेके रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, द मूव ऑल्सो अपीयर्स टू बी अ टिट फॉर टैट फॉर इंडियाज इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान। तो आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, जब पिछले साल 2 नवंबर को इंडिया ने अपना मैप रिलीज किया था तो इस मैप में इंडिया ने ये दिखाया था कि पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो भारत का
यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है और एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी जिसका नाम था जम्मू और कश्मीर। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान के ऊपर भी अपना कब्जा जमाया हुआ है, इस पे चुनाव भी करवाता है पाकिस्तान। तो इतनी हिम्मत कर चुका है अभी तक पाकिस्तान। तो दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान को भी भारत ने अब अपना अभिन्न अंग बता दिया है और बोला गया है कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये लद्दाख का हिस्सा होगा और लद्दाख भी भारत का ही हिस्सा है एज पर द पॉलिटिकल मैप एंड एज पर द इंडियन गवर्नमेंट। और इस मैप को इंटरनेशनली भी कई देश सपोर्ट कर चुके हैं। अब द न्यू मैप द गवर्नमेंट रिलीज ऑन November 2। हाँ तो दोस्तों 2 नवंबर 2019 को भारत सरकार के द्वारा जब ये नया मैप रिलीज किया गया था तो इस मैप का टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी ये पूरा का पूरा इस तरीके से मैप रिलीज किया है जिसमें पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने अपना हिस्सा बताया है। अब अगर मैं बात करूं उन रीजन्स की जो इम्पोर्टेंट हैं तो उनमें सबसे पहली आती है सर क्रीक लाइन। तो ये जो सर क्रीक लाइन है दोस्तों ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वाटर डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। एक बार इसी पे नजर डाल तो दोस्तों अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये जो रीजन है यहाँ पे आती है हमारी सर क्रीक लाइन और ये जो रीजन है ये अरेबियन सी से आता है। तो जो सर क्रीक है वो अरेबियन सी में ओपन होती है। ये तो है बहुत छोटा मैप, अगर इसको बड़े ही मैप में देखा जाए तो ये है दोस्तों सर क्रीक का मैप। ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है इंटरनेशनल बॉर्डर और इंडिया बोलता है कि ये जो डॉटेड लाइन है रेड कलर की ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हम इसको मानते हैं, हम पाकिस्तान का क्लेम नहीं मानते। पाकिस्तान का क्लेम क्या है? पाकिस्तान ये बोलता है कि पूरा का पूरा जो सर क्रीक है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये है इंडिया का एरिया और ये है पाकिस्तान का एरिया। सर क्रीक आपको 2 चीज़ें मेनली याद रखनी है, वो ये है कि सर क्रीक अरेबियन सी में जाकर ओपन होती है। दूसरी बात ये है कि सिंध को इंडिया के कच्छ से अलग करने का काम जो है सर क्रीक ही करती है, यानी इन दोनों में बाइफर्केशन का काम सर क्रीक करती है। ये बहुत छोटा सा बहुत पतला सा स्ट्रेच है दोस्तों, पॉलिटिकल मैप में तो ये दिखाई भी नहीं देता है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती है, मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां इस एरिया में आती हैं। तो एक तो दोस्तों मछली की वजह से फिशरीज की वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो सर क्रीक लाइन है यहाँ पर इस पानी के बीच में नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है। तो उस भंडार को हथियाने के लिए पाकिस्तान इस पे अपना कब्जा जमाता है। पाकिस्तान बोलता है कि पूरी की पूरी सर क्रीक हमारी है और हम इंडिया को इसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देंगे। ये जो सर क्रीक लाइन है दोस्तों इसका नाम पहले बाण गंगा था। क्या नाम था? बाण गंगा। और ये जो सर क्रीक है ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे उनके नाम पे इसी लाइन का नाम सर क्रीक रख दिया गया है। ये जो डिस्प्यूट है अभी तक भी सोल्व नहीं हुआ है, हालांकि इसको सोल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी बात पे अड़ा हुआ है और वो बोलता है कि पूरा का पूरा सर क्रीक हमारा है, जबकि भारत ये बोलता है कि सर क्रीक को बिल्कुल बीच से बाइफरकेट कर दिया जाना चाहिए जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर करता भी है और आधा सर क्रीक इंडिया से बिलोंग करेगा और आधा सर क्रीक पाकिस्तान से बिलोंग करेगा। तो दोस्तों इंडिया जहाँ पे थोड़ा सा लिबरल स्टांस रखे हुए हैं, पाकिस्तान एकदम कट्टर स्टांस रखे हुए हैं यहाँ पर और पाकिस्तान पूरे के पूरे सर क्रीक पे अपना अधिकार जमाता है। ये था दोस्तों मोटे मोटे शब्दों में सर क्रीक के बारे में। अगर इसी को हम रिटर्न में देखें तो सर क्रीक को 96 किलोमीटर का स्ट्रिप ऑफ वाटर है ये और ये डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कि रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ से बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरता है। तो आधा हिस्सा रन ऑफ कच्छ का इंडिया में है, आधा हिस्सा रन ऑफ कच्छ का पाकिस्तान में है। ठीक है, ओरिजिनली इसको बाण गंगा का नाम दिया गया था और ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और जैसा मैंने आपको बताया ये अरेबियन सी में ओपन होता है, लोकेशन भी मैंने आपको दिखाई है। और इसी के साथ ही कच्छ को ये सिंध प्रोविंस से अलग करता है। तो भारत का जो गुजरात है उसको पाकिस्तान के सिंध से बाइफरकेट यानी अलग करने का जो काम है वो सर क्रीक के द्वारा किया जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट ये है कि
इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री, जैसा मैंने आपको बताया कि बाउंड्री के इंटरप्रिटेशन को लेकर के सारा का सारा डिस्प्यूट है। और जो पाकिस्तान का क्लेम है वो मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान क्लेम द एंटायर विड्थ ऑफ द सेंचुरी। पाकिस्तान बोलता है पूरा का पूरा सर्कल हमारा है, हम इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इंडिया सेज द डीमार्केशन शुड बी इन द मिडल। तो जैसे मैंने आपको रेड कलर की लाइन दिखाई थी, ग्रीन कलर की लाइन दिखाई थी, तो आपको अभी वही मैं बता चुकी हूँ। In its support, India cites the तलवांग डॉक्ट्रिन in the international maritime law। और ये जो तलवांग डॉक्ट्रिन है ये बोलता है that the river boundaries between, तो दोस्तों ये जो मैरीटाइम लॉ है ये बात करता है कि जो इंटरनेशनल रिवर बाउंड्रीज हैं ये क्या होनी चाहिए कि ये मे बी डिवाइडेड बाय द मिड चैनल इफ द वाटर बॉडी इज नेविगेबल। तो यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी इस तरीके से डिवाइड होनी चाहिए कि वो मिड चैनल से, यानी कि ये पूरा पानी है तो इसके बीचों बीच से इंटरनेशनल बाउंड्री डिवाइड होनी चाहिए, सो दैट आधा हिस्सा एक देश के पास आए और आधा हिस्सा दूसरे देश के पास आए। और ये कब होगा? जब ये जो एरिया है ये नेविगेबल होगा, यानी जिसमें सेलिंग होती होगी। तो आप देख सकते होंगे दोस्तों जो सर क्रीक रेखा है वो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो सर क्रीक आपने सुना होगा दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि भारत के कई सारे फिशरमैन को पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसी तरीके से पाकिस्तान के कई सारे फिशरमैन को भारत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये क्यों होता है? बेचारे जो भोले भाले फिशरमैन हैं, बेचारे जो भोले भाले मछुआरे हैं, दोनों ही साइड के, इन दोनों साइड के मछुआरे, कई बार इनको पता नहीं चल पाता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है या इसके अंडर में है, अपने एरिया के अंडर में है। तो कई बार अनजाने में जब ये लोग इस बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं तो दोनों ही देशों की जो पुलिस है इन लोगों को, इन मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है और इनको जेल में बंद कर देती है। और इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे अनफॉर्चुनेट जो फिशरमैन हैं वो इंडिया में बंद हैं और बहुत सारे अनफॉर्चुनेट फिशरमैन पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। ये तो था दोस्तों सर क्रीक के बारे में। अब अगर हम बात करें जूनागढ़ के बारे में, तो जूनागढ़ एक कोस्टल गुजरात है, कोस्टल गुजरात में स्थित है जूनागढ़। इट वाज द पार्ट ऑफ द काठियावाड़ रीजन। तो एक बार अगर इसी की ही लोकेशन हम देख लें तो यहाँ पे इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये है दोस्तों इंडिया का गुजरात रीजन, और यहाँ पे आपको देखेगा जूनागढ़। तो ये जो एरिया है ये जूनागढ़ का एरिया है, और जिस एरिया में मैं अभी एनसर्कल कर रही हूँ वो पूरा का पूरा एरिया काठियावाड़ का एरिया है। और ये जो काठियावाड़ प्रोविंस है, इसी प्रोविंस में जूनागढ़ के पड़ोस में एक गांव पड़ता है। उस गांव से बिलोंग करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो पूर्वज थे वो इसी गांव से रहने वाले थे। तो इस लिंक की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। तो अब अगर इसी की बात की जाए दोस्तों, तो इट डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया इन 1947 एंड द डिसीजन वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू अ प्लेबिसाइड इन 1948। इससे पहले की जो कहानी है, थोड़ा सा अगर हम इसी पे ध्यान दें दोस्तों, ये जो जूनागढ़ है इसी को समझने के लिए अब इन स्लाइड्स पे ज़रा ध्यान से गौर करना। जूनागढ़ जो है ये कोस्टल गुजरात में आता है, और इसका डिसीजन टू ज्वाइन इंडिया इन 1947 ये फॉर्मलाइज किया गया था एक प्लेबिसाइड के द्वारा 1948 में। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते। हालांकि इस क्लेम को, इस प्लेबिसाइड को पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया था। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी इसको ओवरटेक कर लिया गया था फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर में। और ये कब हुआ था? 1947 अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। और ये 1 साल तक चला था, 1 साल से भी ज़्यादा समय तक चला था। तो हुआ क्या था दोस्तों, एक प्लेबिसाइड हुआ था 1948 में, और इस प्लेबिसाइड की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भी जूनागढ़ को अपने अंडर में ले लिया था। अब अगर जूनागढ़ की ही बात की जाए तो समय समय पे पाकिस्तान जूनागढ़ का भी टॉपिक उठाता रहता है। पाकिस्तान ये एक बार इसने और उठाया था सिक्योरिटी काउंसिल में, और जब ये जम्मू एंड कश्मीर में हॉस्टिलिटी का टॉपिक उठा रहा था तो उसी समय पे इसने जूनागढ़ का भी टॉपिक उठाया था 1948 में जब प्लेबिसाइड हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था दोस्तों कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, रिजोल्यूशन 39, और इस रिजोल्यूशन 39 के तहत एक कमीशन सेटअप किया गया था ताकि वो ये तय कर सके कि जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है उसका पीसफुल रिजोल्यूशन हो सके। यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें
पीसफुली इसका समाधान किया जा सके। एक तो ये था दोस्तों कि पीसफुली समाधान करने के लिए रेजोल्यूशन 39 बनाया गया था। दूसरा ये था कि टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस बाय इंडिया ऑफ द सिचुएशन इन द जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज अदर इश्यूज रेज्ड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, आप सभी को पता है दोस्तों, समय समय पे इंडिया पे आरोप लगाता रहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन लगातार होता रहता है। तो इन सभी क्लेम्स का जांच पड़ताल करने के लिए रेजोल्यूशन 39 पास किया गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इंक्लूडेड जूनागढ़ दैट पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ एनेक्सिंग एंड ऑक्यूपाइंग बाय फोर्स। पाकिस्तान, अब एक तो ये था दोस्तों, 3 मेजर कारण थे रेजोल्यूशन 39 के। एक तो ये था कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे पीसफुल रेजोल्यूशन करवाना था। दूसरा ये था कि पाकिस्तान ने जितने भी आरोप लगाए हैं भारत पे, उन आरोपों की जांच पड़ताल करना था। तीसरा ये था कि पाकिस्तान ने एक और आरोप लगाया था कि भारत ने जूनागढ़ को फोर्सफुली अनेक्स कर लिया है और इसलिए जूनागढ़ वापस से पाकिस्तान में मिलाया जाना चाहिए। तो इन 3 मेजर रीजंस की वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 पास किया गया था। अब अगर जूनागढ़ की ही बात की जाए तो जूनागढ़, जैसा मैंने आपको बताया, काठियावाड़ रीजन में पड़ता है। जूनागढ़ के जो राजा थे उनका नाम था नवाब मोहम्मद खान रसूल खान जी। क्या नाम था? नवाब मोहम्मद खान रसूल खान जी। और ये एक मुस्लिम लीडर थे। तो दोस्तों, जूनागढ़ के जो लीडर थे वो मुसलमान थे। और अगर इसकी कंपैरिजन अगर हम कश्मीर से करें तो कश्मीर के जो लीडर थे वो कौन थे? राजा हरिश्चंद्र थे। तो वो कौन? राजा हरि सिंह थे, सॉरी। तो हरि सिंह कौन थे? हिंदू थे। कश्मीर के लीडर हिंदू थे और जूनागढ़ के लीडर मुसलमान थे। लेकिन इसमें जो मेजर पॉपुलेशन थी, 80% पॉपुलेशन वो हिंदू थी। कश्मीर में मेजर पॉपुलेशन उस समय पे मुसलमान थी। लेकिन पाकिस्तान ये बोलता है कि जब आपने एक हिंदू राजा होने की वजह से मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया को अपने अंडर में कर लिया, तो क्या रीजन है आप हमें मना कर रहे हैं कि एक मुसलमान राजा होने की वजह से हम एक हिंदू मेजोरिटी एरिया को अपने अंडर में नहीं कर सकते। तो ये वाहियात किस्म के कुछ तर्क देता है पाकिस्तान जूनागढ़ को अपने अंडर में लेने के लिए। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों एक्सेशन ऑफ कश्मीर कैसे हुआ था, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। मई 1947 में होता क्या है दोस्तों कि जो नवाब मोहम्मद खान रसूल खान जी थे, ये समर हॉलीडेज मनाने के लिए चले जाते हैं। तो ये इंडिया से बाहर विदेश में चले जाते हैं समर हॉलीडेज मनाने के लिए। तो उस समय पे ये जो जूनागढ़ है इसकी कमान किसको दी जाती है? वहां के दीवान शाह नवाज भुट्टो को दी जाती है। और शाह नवाज भुट्टो कहाँ से थे? कराची से थे। शाह नवाज भुट्टो कराची के रहने वाले थे। तो शाह नवाज भुट्टो अब दीवानी संभाल रहे थे जूनागढ़ राज्य की, जूनागढ़ स्टेट की। अब शाह नवाज भुट्टो ने क्या किया? इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हाथ मिला लिया। अब मोहम्मद अली जिन्ना, आप सभी को पता है कि इनका कनेक्शन भारत के गुजरात से भी था। तो इनके जो पूर्वज थे वो गुजरात में रहते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, मोस्ट प्रोबेबली उनका यही मानना होगा कि ये जो गुजरात का एरिया है, ये जो जूनागढ़ वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया मैं पाकिस्तान में लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे पुरखे यहाँ पे रहते थे। तो जब मैं एक नया देश बना ही रहा हूँ तो उसमें ये जूनागढ़ भी क्यों ना मैं ऐड करूँ। ये मेरा मानना है कि हो सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का ये मानना हो। तो जिन्ना के इन्फ्लुएंस में आके नवाब ने ये डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान में हम 15 अगस्त को जूनागढ़ को मिला देंगे। इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों? प्लेबिसाइड होता है। 1948 में भारत के पक्ष में निर्णय जाता है और भारत जो है इसको अपने अंडर में ले लेता है। तो ये है दोस्तों एक्सेशन ऑफ जूनागढ़ की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों जूनागढ़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इट डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया इन 1947, 1947 में इंडिया को ज्वाइन करने का इसने डिसाइड किया था और डिसीजन को फॉर्मलाइज किया गया था एक प्लेबिसाइड के द्वारा 1948 में। 1948 में प्लेबिसाइड हुआ था। जूनागढ़ के लोगों ने बोल दिया था कि हम जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हालांकि वहां पे हिंदू मेजोरिटी थे, इसलिए भी उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दिस वॉज हाउएवर नॉट एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान देन बट वॉज ओवरटेकन बाय द फर्स्ट इंडियन पाकिस्तान वॉर ओवर कश्मीर दैट बिगेन इन द एंड ऑफ 1947 एंड कंटिन्यूड ओवर फॉर अ ईयर। तो दोस्तों ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो ये सब था दोस्तों
आज का हमारा टॉपिक, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक से आपको बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि डिस्प्यूटेड रीजन क्या है इंडिया और इसके नेबर्स के बीच में। दूसरा, लोकेशंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तीसरा ये है कि मैरीटाइम बाउंड्री, इंडिया की लैंड मैरीटाइम बाउंड्री से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। कहारी कैमल्स के बारे में, या रिवर ड्रेनिंग रन ऑफ कच्छ, कौन सी रिवर जाती है। लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड कौन है। तो इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी एंड बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914, ये सारी चीज़ें दोस्तों, व्हाट इज प्लेबिसाइड वगैरह, ये सब कुछ आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसी के साथ ही मेंस का जो लिंक है उसमें ये मेंस में ये पूछा जा सकता है, वेयर इज सर क्रीक लोकेटेड, व्हाट इज द डिस्प्यूट सराउंडिंग इट, डिस्कस। तो दोस्तों इन दोनों ही टॉपिक्स पे मैंने अच्छे से आप सभी को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय